हमारा देश प्रकृति का खूबसूरत संग्रहालय है। कहीं बर्फीली चोटियां हैं, कहीं हरे भरे खेत हैं, कहीं कलकल करती नदियां हैं, कहीं मरुस्थल के धोरे हैं, कहीं जंगल की वनैली हरितिमा है, कहीं सागर की जल लहरियां हैं, कहीं सुदूर पानी के मध्य हरे भरे द्वीप हैं। इन प्राकृतिक संरचनाओं ने हमारे मन को गहराई तक प्रभावित किया है। हिमालय के आश्रम, नदी के उद्गम, संसार के संगम और अरण्य की गोधूलियों की हम अक्सर चर्चा करते हैं, लेकिन इन चर्चाओं में भारत की मुख्य भूमि से दूर कुछ टापुओं की ओर हमारा ध्यान सहसा नहीं जाता है। भूगोल ने इन द्वीपों की नियति में अकेलेपन का अभिशाप घोल दिया है। अकेलेपन की यातना को पहचान कर अंग्रेज़ों ने इन्हें दंड द्वीप के रूप में रूपांतरित कर दिया था। इसका प्रतिनिधि उदाहरण अंडमान द्वीप की सेल्युलर जेल है। स्वाधीनता की चाह में अपने मूक बलिदानों से अगणित स्वतंत्रता प्रेमियों ने इन द्वीपों पर अस्थि दान किए हैं। आज हम नीले अंबर के नीचे आज़ादी का उत्सव मनाते हैं। आज़ादी के जयघोष की नींव में विषाद के जो क्षण हैं, उसी का साक्षात्कार श्रीकांत वर्मा की इस अंडमान डायरी का विषय है। शनिवार 4 जनवरी 1986, पोर्ट ब्लेयर। हर हंसी के पीछे आंसू होते हैं। कुछ आंसू यहाँ भी बहाए गए। पोर्ट ब्लेयर में, जो कभी काला पानी के नाम से जाना जाता था, काला पानी हमारी मूक भाषा का एक मुहावरा बन गया। सुदूर निष्कासित, जिसके लौटने की कोई उम्मीद नहीं। मगर काला तो नहीं यह पानी, सुंदर है, हरा है, नीला है। चारों ओर द्वीप हैं, मूंगिया पहाड़ी, जैसे समुद्र पर कछुए आसन मार कर बैठ गए हों और बैठे ही हों शताब्दियों से। 300 से अधिक द्वीप, सुरम्य और मनोरम। फिर क्या काला था? काले थे भारतीय, हमारे पूर्वज, क्रांतिकारी, देशभक्त, जिन्हें गोरे शासक इसलिए यहाँ भेजते थे कि उन्हें देश प्रेम का मज़ा चखाया जाए। उन्हें पता चले कि यंत्रणा, असह्य यंत्रणा, मानवीय यंत्रणा क्या होती है। अपराह्न जब मैं सेल्युलर जेल गया तो मैंने देखा अपनी सभ्यता पर नाज करने वाले अंग्रेज़ कितने कुरूप, बदशक्ल, मनहूस, अमानुषिक कारागृह खड़े कर सकते हैं। मानवीय स्वतंत्रता की पक्षधरता का दावा करने वाली गोरी जाति किस तरह इंसान को उन सीखचों में एक नहीं 2-2 दशक इन सीखचों में कैद करके रख सकती है। इन सीखचों से जहाँ से कोई नहीं निकल सकता और कोई प्रवेश नहीं कर सकता। एक पतली सी सूरज की किरण को छोड़कर जो संसार को सुख भरी नींद से जगाती है। लोग बाग अंगड़ाइयाँ लेते होठों पर मुस्कान लिए उठते हैं। किरण जो औरों के लिए आशा का संदेश लाती है, इन अभागों के लिए जो यहाँ अंडमान में काला पानी भोग रहे थे, सुबह कभी कोई आशा का संदेश नहीं लाई और शाम आई तो वह भी डरती डरती उनकी कोठरियों की दहलीज पर एक स्वप्न मात्र रख गई, आज़ादी का स्वप्न, जिसे उन्होंने बरसों देखा, संजो कर रखा। आखिर इस स्वप्न के लिए तो उन्होंने सजाएं भोगी थीं। उनका जुर्म, उनका अपराध क्या था? उन्होंने स्वप्न देखा था और उसे असलियत में परिणत करना चाहते थे। कितनों ने दम तोड़ दिया भूख और बीमारी से। क्या देते थे वे उन्हें भोजन के नाम पर? रात को लोगों पर कोड़े बरसाए जाते थे या गालियाँ। दूसरे सवेरे जब अंग्रेज़ जेलर के सामने उनकी पेशी होती थी, मगर किसी ने आत्मसमर्पण नहीं किया। हथियार डालने का मुहावरा गलत हो सकता है। हथियार थे ही कहाँ उनके पास। नीचे की 4 कोठरियाँ काल कोठरियाँ हैं, जहाँ उन्हें फांसी से पहले रखा जाता था। इन काल कोठरियों के ठीक सामने कुछ ही दूरी पर फांसी घर है। बाहर एक चबूतरा। फांसी से पहले कैदी को इस चबूतरे पर लाया जाता था। अंग्रेज़ बड़े उदार थे। मौत से कुछ क्षण पहले तो आदमी को खुली हवा में सांस लेने की छूट देते थे। वे बड़े धर्म भीरू भी थे, है ना? तभी तो कैदी को स्नान ध्यान कराया जाता था, गीता, बाइबल आदि के पाठ की सुविधा दी जाती थी। और उनके स्वतंत्रता प्रेम की तो अन्यत्र कोई मिसाल ही नहीं। फांसी पर चढ़ाने के पहले पूछते थे अंतिम इच्छा। कितनों ने उत्तर दिया होगा आज़ादी। क्या उन्होंने उनकी अंतिम इच्छा पूरी की? शेक्सपियर के नाटकों में ट्रेजेडी ट्रेजेडी रहती है और कॉमेडी कॉमेडी, मगर वे शेक्सपियर को घर भूल आए थे। यहाँ आकर उन्होंने सीखा था कि ट्रेजेडी को कॉमेडी और कॉमेडी को ट्रेजेडी में कैसे बदलना है। तभी तो वे फांसी की सुबह तमाम कोठरियों के द्वार खोल देते थे, ताकि बाहरी सीखचों से कैदी देख सकें अपना भविष्य, फांसी। आज़ादी की मांग करने वालों का भविष्य, फांसी। विदेशी शासकों को बाहर खदेड़ने का मंसूबा रखने वालों का भविष्य, फांसी। फांसी पर चढ़ने का हौसला रखने वालों का भविष्य, फांसी। और फांसी की रस्सियों का
परवाह न करने वालों का भविष्य फांसी। देखो तुम्हें इसी तरह फांसी पर चढ़ाया जाएगा। देखो फांसी पर लटक कर तुम्हारी जीभ बाहर आएगी। आज़ादी का नारा लगाने वाली जीभ ये बाहर आ जाएगी। देखो अपना हश्र देखो, देखो अपनी लड़ाई का हश्र देखो, देखो अपने देश का हश्र देखो। देखो हम तुम्हें किस तरह नहला धुला कर पवित्र करते हैं। गंगा जल नहीं हुआ तो क्या हुआ, काला पानी तो है। और अब तुम्हें उस लोक में भेजते हैं जहाँ फांसी नहीं होती। कम से कम आज़ादी की चीख पड़ने पर तो फांसी नहीं होती, जहाँ कोड़े नहीं लगाए जाते। नरक में ज़रूर लगाए जाते हैं, मगर अंडमान आने के बाद नरक जाने की ज़रूरत ही क्या, जहाँ वह शरीर ही नहीं जिसे लटकाया जा सके। और रोज़ ही या अक्सर यह दृश्य दोहराया जाता। फांसी घर में एक साथ 3 व्यक्तियों को फांसी देने की व्यवस्था है। इसका अर्थ हुआ कि कई बार 3 व्यक्तियों को भी एक साथ फांसी दे दी जाती थी। फांसी के पहले कितनी चीखों से आसमान भर गया होगा। कुछ रोए होंगे, कुछ चिल्लाए होंगे, कुछ ने नारा लगाया होगा, इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति अमर रहे। जिन्होंने ये नारे लगाए वे पागल थे। कोई विक्षिप्त व्यक्ति ही स्वयं को खतरे में डालता है। समझदार कोई जोखिम नहीं उठाते, कोई खतरा मोल नहीं लेते, चाय भी फूंक फूंक कर पीते हैं। फांसी घर के सामने की कारा की दूसरी मंजिल की सबसे अंतिम कोठरी सावरकर की थी, जिन्हें सबसे खतरनाक कैदी माना जाता था। 1910 में उन्हें यहाँ लाया गया। 1921 में इस जेल से उनकी रिहाई हुई थी। उनकी कोठरी को एक लोहे की दीवार खड़ी करके कारागार से अलग कर दिया गया था। कोई भी कोशिश कामयाब ना हो सके भाग निकलने की। बरसों यहाँ रहने के बावजूद सावरकर को यह ना मालूम हो सका कि उनके भाई भी इसी कारागार में हैं। मेरे मन में सावरकर के प्रति पूर्वाग्रह था, क्योंकि उनका संबंध हिंदू महासभा से रहा। मैंने यह नहीं सोचा कि एक हिंदू के रूप में अपनी अस्मिता की तलाश सांप्रदायिकता नहीं। कम से कम ऐसा व्यक्ति सांप्रदायिक नहीं हो सकता जिसने देशभक्ति की इतनी बड़ी सजा भोगी हो। जेल के बाहर सावरकर की प्रतिमा स्थापित की गई है। मेरा सिर झुक गया, श्रद्धा में और कुछ शर्म में। हम कितने शीघ्र दूसरों के विषय में फतवा दे देते हैं। और अगर तर्क के जरिए तुम लोग यह प्रमाणित कर भी लो कि सावरकर सांप्रदायिक थे, तो मुझे तुम्हारा तर्क मंजूर नहीं। मैं कवि हूँ और मैं तर्क नहीं जीता। मेरे लिए सावरकर वह व्यक्ति है जो हाथों पैरों में हथकड़ी और बेड़ियाँ पहने बरसों इस भयानक काल कोठरी के अंधेरे में कैद रहा, मगर ना वाणी अवरुद्ध हुई और ना आत्मा। शाम हो चली है, समुद्र पर चिड़ियाँ मंडरा रही हैं हज़ारों की तादाद में। कौन जानता है ये हमारे पूर्वजों की मृत आत्माएं हों। कुछ मेरी खिड़की के शीशों से आकर टकरा जाती हैं, या वे मुझे जगा रही हैं गहरी नींद से। जागो, तुम नींद में हो, नींद में चल रहे हो, नींद में लिख रहे हो, नींद में जीवन जी रहे हो। जीवन तो वह है जो इन सीखचों में रहने वालों ने जिया। मैंने अपने कमरे की बत्तियां नहीं जलाई। रहने दो ये अंधकार, होने दो पूर्वजों से मृत आत्माओं से संवाद। नीचे पहाड़ी के नीचे समुद्र है, पानी दूर तक फैला पानी। अरे यह तो सचमुच काला हो चला यह पानी।